अगर आपकी डिलीवरी इन आने वाले 3 माह यानी अप्रैल, मई या जून में है तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। इसमें बताया गया एक एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा कि आखिरी ट्राइमेस्टर आपने किस तरह से गुजारना है, और आपकी अगर डिलीवरी है या सी सेक्शन प्लान है तो आपने किस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अप्रैल, मई, जून में डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है, जो कि प्रेगनेंसी का सबसे मुश्किल एक ट्राइमेस्टर में इसको कहूंगी, क्योंकि ये एक बहुत ट्रिकी ट्राइमेस्टर होता है। शुरू के 6 माह अगर आपके बहुत आराम से गुजर गए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस मंथ में, इस ट्राइमेस्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सर उठाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर्स के पास विजिट्स। अपने विजिट्स को मिस मत कीजिए। अगर आपका 7th मंथ है तो आपको 7th मंथ में एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है जो कि 28 हफ्ते पे, और वो रिपीट होता है 32 हफ्ते पे। 4 महीने के बाद जो है वो इंजेक्शन दोबारा लगाया जाता है, जिसको आप सब लोग हिफाजती टीके के नाम से जानते हैं। 7th मंथ में जो है आपका एक अल्ट्रासाउंड भी करा लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले अल्ट्रासाउंड जो है आपका हमने कराया होता है 5वें महीने में, यानी कि 19 से 22 हफ्ते के दरमियान, जो कि एक एनोमली स्कैन था। अब फिर 7th मंथ में हम एक स्कैन कराते हैं, ये देखने के लिए जो हमारे लिए बेबी की एक ग्रोथ का एक हमारे पास बेंचमार्क होता है, जिससे अब हमें फर्दर अपने स्कैन को जो है वो रिलेट करना है। इसी तरह अगर आपका 9वां महीना है तो फिर हम एक डॉपलर स्कैन कराते हैं, जिसमें बच्चे का लाए, बच्चे का पानी, उसको जाने वाली ऑक्सीजन, एसटी रेशो, प्लेसेंटल मैच्योरिटी, ये सब चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि डॉपलर स्कैन जो है 80% हमें ये बता देता है कि आपकी जो बेबी बर्थ है वो टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी जा रही है या टुवर्ड्स सी सेक्शन जा रही है। तो ये स्कैन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ट्राइमेस्टर में आपका जो स्पेसिफिकली 9th मंथ में आपका एक सीबीसी दोबारा करा लिया जाता है, आपकी शुगर दोबारा देख ली जाती है कि अगर खून की कमी है तो उसको पूरा किया जाए, अगर शुगर ज्यादा है तो उसको मेंटेन किया जाए। अब ये सब तो आपके क्लिनिक और डॉक्टर के काम है। आपको क्या करना है? अगर आपके 3 माह है, आपको एक तो ये करना है जो मैंने आपको बताया कि अपने विजिट्स रेगुलर करने हैं। दूसरा, आपके घर में बीपी अपरेटस होना चाहिए, ताकि आप हर दूसरे तीसरे दिन अपना बीपी जो है वो जरूर मॉनिटर कर सकें। कोशिश करें आपके पास ग्लूकोमीटर भी हो, ताकि कम से कम आप कोई फास्टिंग की रीडिंग ले सकें, या खाने के 1 घंटे बाद की कोई ना कोई रीडिंग आप जरूर लें। उसके अलावा जो कुछ चीजें आपने करनी है कि एक तो प्लीज अगर आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो वो जरूर उतार दें, बिकॉज इस टाइम के बाद आपकी बॉडी में जब स्वेलिंग शुरू होती है तो कई दफा अंगूठियां या चूड़ियां फंस जाती हैं। सो डिलीवरी के टाइम पे कई दफा हमें वो काटनी पड़ती है, या अगर आपने नोज पिन पहनी है, आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी मेटालिक चीज आपकी बॉडी के साथ नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर जो क्योंकि जब हम आपका ऑपरेशन करते हैं तो कई दफा हम इलेक्ट्रिक जो कटर यूज करते हैं उससे आपको बर्न हो सकता है। आपने अगर एपिड्यूरल लेना है तो अपनी डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लीजिए। एपिड्यूरल एक मिराकुलस डिस्कवरी है, एक मिराकुलस इंटरवेंशन है, जो कि आपकी पेन्स को मिनिमम हद तक कम कर देता है। एक तो इस चीज की जो है वो तसल्ली रखिए कि आपकी दर्दें खत्म नहीं होती, आपको उसकी महसूस जो है दर्दें महसूस होना बंद हो जाती है, क्योंकि अगर दर्दें नहीं होंगी तो यूट्रस का मुंह नहीं खुलेगा और बच्चा डिलीवर नहीं होगा। सो हम दर्दें बंद नहीं करते, हम उसकी जो महसूस करने की जो हिस्स है, जो नर्व है, हम उसको नम कर देते हैं। चाहे आपकी डिलीवरी है, चाहे आपका सी सेक्शन है, आपको अपना ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर जरूर अरेंज करके रखना है, बिकॉज हर वो औरत जो प्रेग्नेंट है, शी इज एट द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद जो बहुत ज्यादा खून पड़ता है खवातीन को। आप ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको खून पड़ेगा या इसको नहीं पड़ेगा। सो कोई भी खातून जो है डिलीवरी के बाद और इवन सी सेक्शन के बाद हेमरेज में जा सकती है, तो कम से कम आपका कोई ना कोई ग्रुप स्पेसिफिक डोनर अरेंज हुआ होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि आपकी डिलीवरी कब है, आप ड्यू कब है, या आपका सी सेक्शन कब है, सो दैट बाय दैट टाइम वो आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी जरूर मौजूद हो। अपने बेबी बैग्स प्लीज इस लास्ट ट्राइमेस्टर में जरूर बना लें। अब आगे जैसे गर्मियां आ रही हैं, मौसम जो है वो ट्रांजिशन में जा चुका है, सो अब आपने जो बेबी बैग्स बनाने हैं वो समर के लिए बनाने हैं। बेबी बैग्स पे भी मैंने बहुत डिटेल वीडियोस की हुई हैं, आप प्लीज उसको जरूर देखिए, उसमें एक एक चीज जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है।
कोशिश करें इस टाइम पे ढीले ढाले कपड़े पहने, तंग कपड़े ना पहने, और स्पेशली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ढीले कपड़े पहन कर जाएं। जूतों में अक्सर पेशेंट्स को ये लगता है कि अब जो है जूते बिल्कुल फ्लैट पहनने चाहिए कि 9वां महीना है, तो ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल फ्लैट जूते नहीं पहनने। आपके जूते में थोड़ी बहुत कम से कम 1 इंच का प्लेटफॉर्म जूता होना चाहिए, जो टो टू हील जो है वो इतनी मोटाई का हो, ताकि डायरेक्ट आपका पांव फ्लैट जूते के साथ जमीन के साथ ना लगे। बिकॉज इससे एक तो आपकी हील्स में दर्द होगा, दूसरा आपकी जो कमर है उसमें बहुत दर्द होगा। लेकिन अगर आप वेज शूज पहनेगी तो उससे, प्लेटफॉर्म शूज पहनेगी तो उससे जो है वो आपको ये दर्द नहीं होगा। अगर आपके पैरों में बेहद स्वेलिंग आ चुकी है और बीपी का इशू नहीं है, तो आपने ये करना है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के अपने पाँव उसमें डिप करके बैठे, और जब आप लेटे तो पाँव के नीचे 2 तकिए जरूर रख लें ताकि स्वेलिंग जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। इस पीरियड में आपने कोशिश करना है कि आपने सीधा नहीं लेटना, आपने करवट के साथ लेटना है। और करवट भी अगर आप लेफ्ट साइड की करवट लेंगी तो आपके लिए बेहतरीन बात है, बिकॉज इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बेबी को ऑक्सीजन बहुत अच्छी जाती है, और दूसरा आपको एसिडिटी कम होती है। राइट साइड की करवट अगर आप लेते हैं तो आपको तेजाबियत और बदहजमी जो है ज्यादा होती है। लेफ्ट साइड की करवट में स्टमक की शेप इस तरह से हो जाती है कि वो जितना एसिड, स्टमक एसिड जूस होता है वो स्टमक के अंदर पूल्ड रहता है, वो आपके फूड पाइप में और फिर आपके गले में नहीं आता। बेबी की मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैकर है जिसको आपने देखना है कि कम से कम आपको दिन में 10 से 12 मूवमेंट्स जरूर होनी चाहिए। अगर आपको दिन में 10 से 12 मूवमेंट्स नहीं हो रही तो आपको अपनी डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है, आपका स्कैन कराया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि इतनी मूवमेंट्स क्यों नहीं हो रही। कई दफा ओकेजनली जरूर ऐसा होता है कि बेबी सो रहा होता है तो वो मूव नहीं करता। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको लग रहा है कि 2 से 3 घंटे हो गए हैं और बेबी ने कोई मूवमेंट नहीं की, तो आपने कुछ ठंडा लेना है। ठंडा पानी ले सकती हैं, ठंडा जूस ले सकती हैं, कोई ड्रिंक ले सकती हैं। वो पीकर आपने 5 से 10 मिनट वॉक करनी है और उसके बाद जाके आपने उल्टे हाथ की करवट पे लेट जाना है। डेफिनेटली अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर बेबी की मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर मूवमेंट नहीं हो रही है, देन दिस इज योर स्टांस के जिसमें आपको अपने डॉक्टर से जरूर जो है वो रुजू करना है। एक और चीज जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि प्लीज डिलीवरी से पहले जाकर या ऑपरेशन से पहले जाकर अपना डिलीवरी एरिया और ऑपरेशन एरिया जरूर देख लें, अपने रूम्स जरूर देख लें, क्योंकि उस दिन पेशेंट्स इतने एंजाइटी में होते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता कि उन्होंने किधर जाना है। स्पेशली अगर दर्दें शुरू हो रही हैं तो अगर आपने एरिया देखा होता है तो आप स्ट्रेट अवे जाके फौरन से लेबर रूम में रिपोर्ट करते हैं और आपके सारे काम जो है शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एरिया नहीं देखा होता तो एक स्ट्रेंजर एंजाइटी, एक प्लेस एंजाइटी जो है वो आपको मजीद एक स्ट्रेस फैक्टर जो है वो ऐड कर देती है। आई एम श्योर मैंने इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स जो है वो आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।